नमस्कार। आज का पाठ है वे आँखें। यह एक कविता है जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और इस पाठ को मैं नकुल प्रजापति व्याख्या सहित प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आप इसे यूट्यूब चैनल साईं एजुकेशन गुरु में देख और सुन रहे हैं। जी हाँ, आपकी पुस्तक जो है आरोह भाग 1 से लिया हुआ है। सबसे पहले कवि के जीवनी परिचय को हम अध्ययन करेंगे, जानकारी करेंगे और उसके बाद पाठ का सारांश तदुपरांत पाठ के काव्यवाचन, फिर उसका अर्थ को भी समझेंगे। जी हाँ, साथ साथ में कुछ प्रश्न उत्तर भी है जो आने वाले परीक्षा में महत्वपूर्ण है। पूरा देखिए तब इसको समझ में आएगा। पंत जी का पूरा नाम गुसाई दत्त था, यानी मूल नाम यदि कहें तो गुसाई दत्त था और इसका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक स्थान में हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसके बाद वे स्वतंत्र रूप से लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारतीय ज्ञान पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड रूस पुरस्कार मिले। साथ में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई है। तो दोस्तों या मेरे प्यारे बंधुओं या मेरे प्यारे भाइयों, सभी को एक बार याद रखिएगा, ये जो है प्रकृति का सुकुमार कवि अगर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को ही कहा जाता है, जिसका मूल नाम गुसाई दत्त है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पंत जी के समय के अनुसार अनेक विधाओं में भी कलम चलाई है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि है। साथ ही इन्होंने नाटक में भी कलम चलाए हैं। नाटक का नाम है रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास का नाम है हार। एक काव्य कवि होने के साथ साथ ये कई विधाओं में भी पारंगत थे और छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में से प्रमुख रहे हैं। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा 4 छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, उनमें से ये एक हैं। इन्होंने कहानियाँ और संस्मरण भी लिखे हैं। जी हाँ, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, 1 रेखांकन। इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चित्रे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया है। इसकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। आरंभ में इन्होंने छायावाद की परिपाटी पर कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चलकर के प्रगति दौर में ताज और वे आंखें जैसी कविताएं लिखी। इनके साथ ही अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर के मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्ति में भी लिखते रहे। छायावाद के बाद ये अरविंद घोष जो है, अरविंद आश्रम जो है, अरविंद घोष यानी अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित होकर के मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियों भी लिखते रहे। इन्होंने नाटक, कहानियाँ, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। रूपाभ नामक पत्रिका का भी संपादन किया है, जिसमें प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी भाषा के बड़े प्रति बहुत ही सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा देते हैं। अब हम पाठ का
पहले सारांश को बताएंगे, फिर विधिवत एक एक कविता पंक्ति को भी आप लोग को ध्यानाकर्षित कराएंगे। ये कविता पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। जी हाँ, प्रगतिशील दौर की कविता है, जिसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज के वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। जी हाँ, जमींदारी प्रथा का जीता जागता उदाहरण इस कविता को देखने को मिलता है कि जमींदारी प्रथा ने किस प्रकार से किसान को शोषित किया। शोषित ही नहीं किया बल्कि इतना शोषण किया कि उसके सब घर जो है, प्रसन्नता वाले घर जो है, खुशहाली पूर्वक जो घर था वो घर बदल गया, दुखमय हो गया, कष्टप्रद हो गया। कवि कहता है, किसान की अंधकार की गुफा को समान आँखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। उन आँखों को देखने से डर लगता है। वो किसान पहले स्वतंत्र था, उनकी आँखों में अभिमान झलकता था। आज सारे किसान ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उनकी आँखों में लहराते हुए खेत झलकते हैं, जिसे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। वो अपने बेटे की याद आती है, जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट करके मार डाला था, वो भी जवान अवस्था में। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया था। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी थी। उनके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। उनकी उजरी गाय भी, अर्थात एकमात्र गाय जो थी, बहुत प्यारी गाय, नाम है उजरी, अभी उनके पास नहीं है। किसान की पत्नी दवा के बिना मर गई। देखभाल के बिना दूधमुही बच्ची भी 2 दिन के बाद मर गई। उनके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इज्जत आबरू बचाने के चलते वो विधवा पुतोह जो है, अपने इज्जत आबरू बचाए रखने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की याद बहुत पीड़ा देती थी। जब वो पुराने सुखों को याद करता है तो उसकी आंखें में चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर के पथरा जाती है। जिस प्रकार प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानियाँ और उपन्यास देखें, गोदान में भी जो किसान जमींदारी प्रथा का मार्ग सहता है, कष्ट को झेलता है, वैसे ही सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उस किसान के साथ चरित्र को वर्णन किया है। जिस चरित्र की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं, किस प्रकार से भरा पड़ा परिवार था और कैसे दुख में बदल गया, अर्थात मातम में बदल गया, साथ ही सब नष्ट हो गया। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का निरीह रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा और आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कागार सदृश बह खिसका। एक एक करके शब्द को भी देखिए। गुहा यहाँ है गुफा, सरीखी मने समान, दारुण मने निर्दय कठोर, दैन्य दीनता, निरीह मने शब्द रहित, और रोदन मने रोना। स्वाधीन स्वतंत्र, अभिमान एवं मझधार, समस्याओं के बीच कागार किराना सदृश समान। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित है। वे आंखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी है। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आँखें अंधेरे गुफे के समान दिखती है, जिसके मन और अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कुछ तक दूर कष्टप्रद दयनीयता व दुख भरी दारुण कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। उनकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, अर्थात उनकी आँखों में जो दुख भरा हुआ है वो पूरा दारुण से दयनीय है। दैन्य दुख को निरीह रोदन, ओस रोदन भरा हुआ है। उसकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। किसान का अतीत
अच्छा था, अर्थात पहले समय बहुत ही अच्छा था। वह सदैव स्वाधीन था, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कागज सदृश बिका। अर्थात खिसका, संसार कगार सदृश बह खिसका। वह सदैव स्वाधीन था, उसके पास अपने खेत थे, उनकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। मानो किसी नदी के किनारे पर खड़ा हो और किनारे खड़े होकर के सारा चीज़ बहता चला जा रहा है, वो देख कर के रो रो करके सारा हाल बेहाल हुआ है। वैसे ही किसान को हो रहा है। जी हाँ, इसकी विशेषता भी आप देख सकते हैं। किसान की उपेक्षा मार्मिक चित्रण है, दारुण दन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है, भाषा में लाक्षणिकता है, भाषा में प्रवाह है, अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है। क्यों है उपमा? क्योंकि इसकी तुलना की गई है, अंधकार की तुलना गुहा सरीखी से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। कगार सदृश में भी उपमा अलंकार है, कगार की तरह, और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसमें से कुछ प्रश्न है, कवि किसके बारे में बात कर रहा है? जी हाँ, कवि किसके बारे में बात कर रहा है? कवि को किससे डर लगता है, क्यों? सबका उत्तर आप नीचे भी देख सकते हैं। तो कवि किसके बारे में बात कर रहा है? कवि उस शोषित किसान के बारे में बात कर रहा है जिसकी आंखों में गड्ढों में धंस चुका है और वह आंखें गुफा के समान डरावनी प्रतीत हो रही है। पहले किसान की दशा कैसी थी और अब उसकी परिवर्तन कैसा हो गया? तो पहले किसान की दशा बहुत ही अच्छी थी, वो ज़मीन का मालिक खुद था, उसमें आत्मगर्व था। आज उसकी हालत ख़राब है, उसकी दिन दशा के कारण समाज में उससे मुँह मोड़ लिया गया है, उसके साथ देने वाला कोई नहीं है। किसान की आंखों के विषय में क्या कहलाता है? कभी कहता है कि किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती है, इनको देखने से मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है जैसे उसमें बहुत दूर तक कष्टप्रद दयनीयता का भाव और दुख दारुण भरा हुआ है। कुल मिलाकर कवि का मानना है कि कवि किसान की आंखों में भयानक गरीबी का दुख देखा है। अगला पंक्ति आपका कविता के देख सकते हैं। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल हुआ, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से आँखों ही में घुमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों के लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। तो लहराते हुए खेत दृगों से हुआ बेदखल अब जिनसे, अर्थात जो खेत स्वतंत्र रूप से जिसके पास अपनी ज़मीन थी, उस समय बहुत ही हरे भरे खेत को देखते थे, बहुत ही सुंदर उसका घर परिवार था, हंसती थी उसकी जीवन की हरियाली उनके तिन तिन पर, अर्थात आँखों के समक्ष खेत लहराते हुए नज़र आते थे। जब से उनके खेतों में बेदखल कर दिया गया, तब उसका क्या हो जाता है, ज़मींदारों की उसकी ज़मीन हड़प लेती है। कभी इन खेतों के तिनके में कभी हरियाली लहराती थी, उनके जीवन में सुखमय बनती थी, आज वह सब खत्म हो गया है। आँखों ही में घुमा करता है उनकी आँखों का तारा। अब देखिए, आँखों का तारा मुहावरा है जिसका अर्थ होगा प्यारा, अर्थात जवान बेटा का जो मौत हुई है वो नज़ारा आज वो किसी भी तरह से चुकने के लिए भी भूलने के लिए चाहता है, लेकिन भुला नहीं पाता है, क्योंकि ज़मींदारों के कारकुनों ने उसे, अर्थात कारकुने मतलब कहें ज़मींदारों के कारिंदे ने, उनके दूत सहचरों ने लाठी मार मार के उसके जवान बेटा को मार डाला था। इन पंक्ति में भी बहुत सुंदर बातें, इन पंक्ति में जमींदार के अत्याचार का वर्णन है। लहराते खेत जमींदारों की लाठी से पीट करके भरे पुत्र सदृश साकार उठता है। त्रिन त्रिन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जी हाँ, जहाँ एक शब्द बार बार आता हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय में उपमान का यहाँ आरोप लगाया गया है। उपमेय में उपमान का आरोप, जीवन की हरियाली, क्या जीवन कभी हरियाली हो सकता है? कोई तुलना नहीं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बोला बताओ राम कभी रत्न हो सकते हैं क्या? तो यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए रूपक अलंकार है। आँखों में घूमना, आँखों का तारा मुहावरा का सार्थक प्रयोग है। भाषा में लाक्षणिकता है, और भाषा जो है सो संस्कृत निष्ठ है, जिसको तत्सम के साथ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। वह कौन है और उसके साथ क्या हुआ, बताइए, प्रश्न है। वह कौन है और उसके साथ क्या हुआ? जी हाँ, यदि इसको हम लोग और समझेंगे तो आगे देख सकते हैं। उसके बाद वह कौन है और क्या हुआ, इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर
किसके बारे में संकेत कर रहे हैं, वो कौन है और क्या हुआ, हम देख सकते हैं। तो यहाँ बात किसके लिए कर रहे हैं, कवि आपके कविता के बारे में, अर्थात वह भारतीय किसान है, उसकी ज़मीन की ज़मींदारी ने कानूनों का सहारा लेकर के हड़प लिया था। वो कौन है, वो भारतीय किसान है। और उसके साथ क्या हुआ, उसकी ज़मीन को ज़मींदारों ने कानून का सहारा लेकर के हड़प लिया था। उसके बाद है खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था, तो खेती के कारण किसान का जीवन खुशहाल था। खेतों में हरियाली लहराती थी, किसान की ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। आँखों का तारा कौन था, वह किसान की आँखों के सामने क्या घूमता है, आँखों का तारा किसान का जवान बेटा था। और उसकी हत्या ज़मींदार के कारिंदों ने पीट कर दी थी। किसान की आंखों में वो दृश्य घूमता रहता है। कारकुनों ने क्या किया था, कारकुनों ने ज़मींदार के कारिंदे होते हुए ज़मीन पर कब्जा करने का काम करते थे और उन्होंने किसान के जवान बेटे की लाठियों में पीट कर हत्या कर दी। धन्यवाद। ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द ही आप लोग के पास मौजूद हूँगा। धन्यवाद।